नमस्कार, मैं ऋषु कुमार आप सभी का शिक्षा श्री में स्वागत करता हूं। आज के इस स्पेशल क्लास में हम आपके लिए 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कराने जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी से चुन कर लाया गया है, तो आप लोग इसे पूरे डिटेल में देखें। इसको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ कराया जाएगा। हर एक क्वेश्चंस को पूरे एक्सप्लेनेशन विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ कराया जाएगा। तो आप लोग पूरे क्लास को अंत तक देखें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। वहीं पर इसका पीडीएफ मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कप्तान विलियम हॉकिंस किस मुग़ल शासक की अदालत में आए थे? कैप्टन विलियम हॉकिंस केम टू द कोर्ट ऑफ विच मुग़ल रूलर? ऑप्शंस हैं औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां या फिर अकबर। सही उत्तर होगा जहांगीर। जो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे वो जहांगीर की अदालत में आए थे। 1608 में आए थे। क्वेश्चन पूछेगा कि कब आए थे, तो 1608 में किस लिए आए थे? तो भारत और इंग्लैंड के बीच में व्यापार करने की परमिशन के लिए आए थे ये। अब थोड़ा जहांगीर के बारे में जानते हैं। ये कौन था? तो ये अकबर का उत्तराधिकारी था और इनका नाम सलीम था। जहांगीर का नाम सलीम था। और जब इनको तख्तो-ताज संभाला गया, मतलब मुग़ल साम्राज्य की बागडोर सौंपी गई, तब इनको जहांगीर की उपाधि दी गई। जहांगीर का मतलब क्या होता है कि दुनिया का विजेता। जहांगीर ने अपने राज्य का विस्तार किया। कहाँ कहाँ? उसने बंगाल को भी अपने राज्य में शामिल कर लिया था विस्तार करने की नीति के तहत। और जहांगीर को न्याय की जंजीर भी कहा जाता है। इसके 5 बेटे थे। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जहांगीर के कितने बेटे थे, तो 5। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? एक तो ऊपर जो क्वेश्चन है कैप्टन विलियम हॉकिंस, वैसे ही पूछ सकता है कि और कौन कौन से यूरोपीय यात्री आए थे जहांगीर के शासनकाल के दौरान। तो और कौन से आए थे? सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, ये सारे कुछ यूरोपियंस आए थे जहांगीर के शासनकाल के दौरान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सातवाहना राजवंश का पहला राजा कौन था? हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ सातवाहना डायनेस्टी? ऑप्शंस है दंती दुर्गा, सिमुका, पुलकेशिन II या फिर गौतमी पुत्र सतकर्णी। सही उत्तर होगा इसका सिमुका। सिमुका सातवाहना डायनेस्टी का पहला राजा था। और जो सातवाहना है, इनको पुराणों में आंध्रों के रूप में जाना जाता है। ये दक्कन क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन भारतीय राजवंश था। जो सातवाहना डायनेस्टी है, ये डेक्कन के क्षेत्र में ये पुराना एक राजवंश था और सबसे पहला राजा सिमुका था। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर मिलते हैं और गंगा नाम से जाना जाते हैं? एट विच प्लेस अलकनंदा एंड भागीरथी मीट एंड टेक द नेम गंगा? ऑप्शंस है हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग या फिर प्रयागराज। सही उत्तर होगा देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती हैं और वहाँ से गंगा के नाम से ये जानी जाती हैं। देवप्रयाग है कहाँ पे? तो ये भारत के उत्तराखंड राज्य के एक कस्बा है और ये एक पंच प्रयाग में से एक है। जो देवप्रयाग है, ये पंच प्रयाग में से एक है, जहाँ पर ये अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती हैं और गंगा नाम लेती हैं यहाँ से मिलने के बाद। और ये किन किन राज्यों से गुजरती है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, फिर बंगाल में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
और जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म होता है। इधर गंगा आकर मिलती है, इधर ब्रह्मपुत्रा, दोनों आकर गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में बहुत बड़ा डेल्टा बनता है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है जोग फॉल्स किस नदी पर स्थित है? द जोग फॉल इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? ऑप्शंस है नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, सारवती नदी या फिर मंडोवी नदी। सही उत्तर होगा सारवती नदी। जो जोग फॉल है ये सारवती नदी पर स्थित है और ये किस राज्य में है? तो कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। ये याद रखिएगा, शिमोगा में है ये। और ये वेस्टर्न घाट्स पे लोकेटेड है, जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर ये लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है यंग इंडिया समाचार पत्र के संपादक कौन थे? हु वाज द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर यंग इंडिया? ऑप्शंस है मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट या फिर सरोजनी नायडू। सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। जो यंग इंडिया समाचार पत्र था इसके संपादक महात्मा गांधी थे और ये समाचार पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। ये याद रखिएगा 1919 से लेकर 1931 तक मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी इसको प्रकाशित करते थे अंग्रेजी में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप से मेल खाता है? यहाँ पर बताना है कि कौन सही से मैच है। ऑप्शंस है दुरंद लाइन इंडिया एंड म्यांमार, मैकमोहन लाइन इंडिया एंड नेपाल, रेडक्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ पर जो सही से मेल खा रहा है वो है सी ऑप्शन, रेडक्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो रेडक्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और जो ये मैकमोहन लाइन इंडिया एंड नेपाल यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में है ये गलत है, क्योंकि मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच का एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से गुजरता है ये रेखा। अगला क्वेश्चन है व्यास सम्मान 2018 के लिए किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन चूजन फॉर व्यास सम्मान 2018? ऑप्शंस हैं लीलाधर जागुरी, श्रीकांत पटेल, केशव शिवहरे या फिर रेखा शर्मा। सही उत्तर होगा इसका लीलाधर जागुरी। इनको ही 2018 का व्यास सम्मान के लिए चुना गया था। ये एक हिंदी लेखक हैं और 2013 में प्रकाशित अपनी कविताओं के संग्रह जितने लोग उतने प्रेम ये कविता थे, कविता का संग्रह था ये, उसके लिए इनको व्यास सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया है। व्यास सम्मान में पुरस्कार के रूप में कितने प्राइज मिलते हैं? तो इसमें 4 लाख रुपए मिलते हैं। और कौन देता है, मतलब ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन, याद रखिएगा के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इस सम्मान को 1991 में 1991 में शुरुआत किया गया था और यही पुरस्कार देता है व्यास सम्मान। अगला क्वेश्चन है सौरभ घोषाल किस खेल से जुड़े हैं? सौरभ घोषाल इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? ऑप्शंस हैं बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस, स्क्वैश या फिर बैडमिंटन। सही उत्तर होगा इसका स्क्वैश। जो सौरभ घोषाल हैं ये अप्रैल 2019 में प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में पहुंचने वाले पहले भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया गया? इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर वाज एब्जॉर्ब्ड ऑन विच डेट? ऑप्शंस है
21 जून, 16 सितंबर, 14 अप्रैल या फिर 9 अक्टूबर। सही उत्तर होगा 16 सितंबर, 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर मनाया गया 16 सितंबर को। और थीम क्या था? तो थीम था ये कीप कूल एंड कैरी ऑन, ये थीम था। कीप कूल एंड कैरी ऑन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये थीम था। याद रखिएगा, थीम पूछता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद पदक से सम्मानित किया है? विच कंट्री हैज ऑनर्ड इंडियाज प्राइम मिनिस्टर विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जायद मेडल? ऑप्शंस हैं सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, कतर या फिर संयुक्त अरब अमीरात। सही उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई बोलते हैं इसको शॉर्ट में। इसने 2019 अप्रैल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों देश के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जायद पदक से सम्मानित किया था। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी कहाँ पर है? तो अबू धाबी है। करेंसी कौन सा चलता है वहाँ पे? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम, याद रखिएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम ये करेंसी है वहाँ की। प्रेसिडेंट कौन है? तो खलीफा बिन जैद अल नयान, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं, खलीफा बिन जैद अल नयान। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने निम्न में से किस लड़ाई में हराया था? पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गोरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल? ऑप्शंस हैं चंदवार 1193 में, तराइन 1191 में, रणथंबोर 1195 में या फिर तराइन 1192 में। सही उत्तर होगा इसका तराइन 1192 में। जो तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी 1192 में, उसमें मोहम्मद गोरी की जो घुरिद सेना थी उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता किस वर्ष प्रचलन में आई? इंडियन पिनल कोड केम इनटू ऑपरेशन इन विच ईयर? ऑप्शंस हैं 1857 में, 1885 में, 1862 में या फिर 1860 में। सही उत्तर होगा 1860 में। भारतीय दंड संहिता 1860 में प्रचलन में आई थी और ये भारत का प्रमुख आपराधिक कोड है। इसमें आपराधिक कानून के सभी मूल पहलुओं को कवर करने के लिए एक व्यापक कोड है। ये जो भारतीय दंड संहिता है इसमें जितने भी आपराधिक कानून हैं उसके सभी मूल पहलुओं को इसमें कवर किया गया है और 1860 में इसको प्रचलन में लाया गया था, ऑपरेशनल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गौड़िया नृत्य भारत के किस राज्य में एक शास्त्रीय नृत्य परंपरा है? गौड़िया नृत्य इज ए क्लासिकल डांस ट्रेडिशन फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शंस है झारखंड, असम, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। जो गौड़िया नृत्य है ये पश्चिम बंगाल का एक शास्त्रीय नृत्य परंपरा है। यह नृत्य एक समग्र कला रूप है, मतलब कि इसमें नृत्य संगीत इतिहास आदि का एक अनूठा संयोजन है। अगला क्वेश्चन है, विरूपक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द फेमस विरूपक्ष टेम्पल लोकेटेड? ऑप्शंस हैं भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी या फिर मदुरई। सही उत्तर होगा हम्पी। जो विरूपक्ष मंदिर है ये भारत के कर्नाटक के बेल्लारी जिला है वहाँ पर हम्पी में स्थित है ये। और यह हम्पी में स्मारकों का एक समूह का हिस्सा है
जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया है। यूनेस्को द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में नॉमिनेटेड है, ये मतलब लिस्टेड है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया फॉल्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया फॉल्स इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? ऑप्शंस है नाइजर, डैन्यूब, जम्बेजी या फिर नाइल। सही उत्तर होगा जम्बेजी। जो विक्टोरिया फॉल्स है यानी कि विक्टोरिया जलप्रपात, ये जम्बेजी नदी के मध्य में जाम्बिया और दक्षिण में जिम्बाब्वे की सीमा पर एक बहुत ही फेमस एक जलप्रपात है, यानी कि फॉल है, वाटरफॉल। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? इस क्वेश्चन को हमने स्टैटिक जीके वाले क्लास में भी कराया है। हिस्ट्री का क्लास जो कि मिडाइवल हिस्ट्री वाला क्लास लिए थे उसमें भी इसको कराए थे। तो आप लोग स्टैटिक जीके को डेली देखा करें, डेली बेसिस पर उसको कराई जाती है पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। और अन्य क्लास जो कि आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको भी आप लोग देखा करें। सारे क्लास को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ कराया जाता है ताकि आपकी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन का ऑप्शंस है इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। स्लेव डायनेस्टी का पहला शासक पूछ रहा है तो इसका उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम वंश का पहला शासक था। और जो स्लेव डायनेस्टी है, गुलाम वंश, ये भारत में करीब करीब 84 साल तक शासन किया था। और भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश भी यही था, स्लेव डायनेस्टी। जो मोहम्मद गोरी था उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और जब मोहम्मद गोरी का मृत्यु हो गया तब इसने गुलाम वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शंस है भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5। सही उत्तर होगा भाग 3। जो मौलिक अधिकार है ये हमारे संविधान के भाग 3 में उल्लेख किया गया है इसका। और आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है ये फंडामेंटल राइट्स को बताता है। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? ये हैं कानून के समक्ष समानता, धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक, जाति, लिंग या जन्म स्थान और रोजगार के मामले में अवसर की समानता सहित ये सारे कुछ समानता का अधिकार हैं जो कि हमारे संविधान में उल्लेख किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर किस बीमारी से जुड़े हैं? एडवर्ड जेनर इज एसोसिएटेड विथ विच डिजीज? ऑप्शंस हैं हैजा, टाइफाइड, चेचक या फिर पैरालिसिस यानी कि पक्षाघात। सही उत्तर होगा चेचक। एडवर्ड जेनर चेचक बीमारी से जुड़े हैं। कैसे? क्योंकि इन्होंने ही इस बीमारी का टीकाकरण का आविष्कार किया था। इनके आविष्कार के फलस्वरूप क्या हुआ था कि चेचक का प्रतिरोध पैदा होने लगा, जो कि एक संक्रामक बीमारी था। और इसका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इन्होंने एक टीका निकाला था, जिसके बाद से ये बीमारी लगभग समाप्त हो गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने फिल्ड्स मेडल 2018 जीता है, जो कि गणित के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन हैज ओन फील्ड मेडल 2018 हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स? ऑप्शंस है CS सादरी, मनिंदर अग्रवाल, MS रघुनाथ या फिर अक्षय वेंकटेश। सही उत्तर होगा अक्षय वेंकटेश।
ये एक प्रसिद्ध भारतीय ऑस्ट्रेलियाई गणितज्ञ हैं और इनको गणित के प्रतिष्ठित फील्ड मेडल के 4 विजेताओं में से एक हैं ये, जिन्हें फील्ड मेडल 2018 से नवाजा गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध के बारे में उल्लेख किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 24 में या फिर अनुच्छेद 25 में। सही उत्तर होगा अनुच्छेद 24। जो अनुच्छेद 24 है ये क्या कहता है? ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चों को किसी कारखाने या फिर खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है और इनको अन्य खतरनाक रोजगार में भी नहीं लगाया जा सकता है। ये हमारे आर्टिकल 24 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? 9th शेड्यूल वाज एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट एक्ट? ऑप्शंस है फर्स्ट, सेकेंड, 15th या फिर 35th। सही उत्तर होगा फर्स्ट। पहला संशोधन में ही 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था हमारे संविधान में और यह विशेष रूप से मौलिक अधिकारों पर अध्याय के बारे में न्यायिक निर्णय और घोषणाओं को संबोधित करने के लिए इसको जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन डैश पर ली जाती है? द पेंशन ऑफ ए हाई कोर्ट जज इज चार्ज ऑन द? ऑप्शंस हैं राज्य का समेकित कोष यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, दूसरा ऑप्शन है भारत का समेकित कोष कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है राज्य के लोक लेखा पब्लिक अकाउंट्स ऑफ द स्टेट या फिर पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया भारत का लोक लेखा। सही उत्तर होगा भारत का समेकित कोष कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज की जाती है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल इज लोकेटेड एट विच प्लेस? ऑप्शंस है ब्रुसेल्स, लियोन, कीव या फिर स्टॉकहोम। सही उत्तर होगा लियोन। जो इंटरपोल का मुख्यालय है ये लियोन में है। लियोन कहाँ पर है? तो ये फ्रांस में है और ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है जिसमें 190 सदस्य देशों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस बंदरगाह का नाम हाल ही में दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? विच पोर्ट ऑफ इंडिया वाज रिसेंटली नेम्ड एज दीनदयाल पोर्ट? ऑप्शंस हैं ओखा, मंगलुरु, मोरमुगांव या फिर कांडला। सही उत्तर होगा कांडला। कांडला को हाल फिलहाल में ही दीनदयाल बंदरगाह के नाम रखा गया है इसको। पहले ये कांडला पोर्ट था, अब दीनदयाल पोर्ट बन गया है ये। ऑफिशियली इसको पूरे क्या बोला जाता है? तो दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। ये याद रखिएगा, इसी नाम से क्वेश्चन पूछेगा। ये गुजरात के कच्छ ज़िले में है और ये जो पश्चिमी कोस्ट है, पश्चिमी तट है, वहाँ पर ये मेजर पोर्ट है, मुख्य पोर्ट यही है। इसका कंस्ट्रक्शन कब किया गया था? तो 1950 में। वेस्टर्न इंडिया को सी पोर्ट की ज़रूरत थी तो इसको 1950 में कंस्ट्रक्शन किया गया था। 25वां क्वेश्चन है, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया?
हु क्वाइन द टर्म जीन? ऑप्शन है डब्ल्यू जॉनसन, जी मेंडल, डी व्रीज या फिर टी एच मॉर्गन। सही उत्तर होगा डब्ल्यू जॉनसन। पूरा नाम था इनका विल्हेल्म जॉनसन। इन्होंने ही पहली बार जीन शब्द का प्रयोग किया था और इन्होंने पहली बार मेंडेलियन यूनिट ऑफ हेरेडिटी को पहली बार डिस्क्राइब किया था। अगला क्वेश्चन है प्याज का एक संशोधित रूप है। ओनियन इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। ऑप्शन है पत्ता, तना, जड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा तना। ओनियन यानी कि प्याज एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम है जिसको क्या बोलते हैं? बल्ब। और ये जो मॉडिफाइड स्टेम है इसमें क्या होता है कि ये पत्ते से ढका होता है। कहाँ पर? नीचे ज़मीन के अंदर, अंडरग्राउंड। अगला क्वेश्चन है एक पेटाबाइट में होता है। ए पेटाबाइट कंप्राइजेज ऑफ। ऑप्शंस हैं 1024 टेराबाइट्स, 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट या फिर 1024 एक्साबाइट। सही उत्तर होगा 1024 टेराबाइट। एक पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होता है। और इसको डिजिटली कैसे लिखते हैं? तो 10 टू द पावर 15। यूनिट क्या है पेटाबाइट का? तो पीबी। अगला क्वेश्चन है एक डैश प्रकार का ऋण साधन है जो भौतिक संपत्ति या आनुषंगिकी द्वारा सुरक्षित नहीं है। इज ए टाइप ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट दैट इज नॉट सिक्योर्ड बाय फिजिकल एसेट और कोलेट्रल। ऑप्शंस हैं बॉन्ड, डिबेंचर, मॉर्टेज या फिर ट्रेजरी बिल्स। सही उत्तर होगा डिबेंचर्स। जो डिबेंचर्स होते हैं ये एक प्रकार का ऋण साधन होते हैं जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर कोलेट्रल से सुरक्षित नहीं होते हैं। डिबेंचर मोटे तौर पर एक लंबी अवधि का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। यदि किसी कंपनी को अपना प्रसार यानी कि एक्सपेंशन करना है तो उसको अधिक फंड की आवश्यकता होती है। और अगर वह कंपनी अगर अपनी शेयर होल्डर को भी नहीं बढ़ाना चाहती है तब वो कंपनी डिबेंचर जारी करती है जिसके अंतर्गत कोई भी आम व्यक्ति, जनरल पब्लिक एक तय समय के लिए कंपनी में पैसा लगाकर एक तय ब्याज दर का लाभ उठा सकता है। और डिबेंचर लोगों के लिए उसी प्रक्रिया द्वारा जारी किया जाता है जिस प्रक्रिया द्वारा कोई कंपनी शेयर जारी करती है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के उदय और अस्त के दौरान लाल रंग किस घटना के कारण होता है? रेड कलर ड्यूरिंग राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन अकर्स ड्यू टू विच फिनोमिना? ऑप्शंस है प्रकाश का प्रसार, प्रकाश की बिखराव, प्रकाश का परावर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन। सही उत्तर होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश की बिखराव के कारण होता है। सूर्य के उदय और अस्त के दौरान लाल रंग दिखता है किसके वजह से? प्रकाश की बिखराव की वजह से। सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान जो रेज होती हैं, किरणें होती हैं, उनको वायुमंडल के एक बड़े हिस्से की यात्रा करनी होती है क्योंकि वो होराइजन के बहुत करीब होते हैं। इसलिए लाल के अलावा अन्य प्रकाश ज़्यादातर दूर बिखरे होते हैं। अधिकांश लाल रंग जो कि कम से कम बिखरी हुई होती है वो हमारी आँखों में प्रवेश करती है और इसीलिए सूरज और आकाश लाल दिखाई देते हैं मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में। अगला क्वेश्चन है कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? विच 5-year प्लान वाज बेस्ड ऑन पीसी महालनोबिस मॉडल? ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। सही उत्तर होगा दूसरा, पंचवर्षीय योजना ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था?
तो इसका मुख्य लक्ष्य ये था कि उद्योग विशेषकर भारी औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। पहला पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य था, तो इसमें कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने का लक्ष्य था, जबकि दूसरे वाले में भारी उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने का लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है, फेदोमीटर का उपयोग किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है? फेदोमीटर इज यूज टू मेजर, ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रिक पावर को मापने के लिए, चुंबकीय माप को मापने के लिए, पानी की गहराई को मापने के लिए, या फिर रंगों की तीव्रता की तुलना करने के लिए। सही उत्तर होगा पानी की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में आयोजित द इंडियन साइंस कांग्रेस के 106वें संस्करण का विषय क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ 106th एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज एट लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब रिसेंटली? ये जो इंडियन साइंस कांग्रेस है ये विज्ञान प्रसार द्वारा आयोजित किया जाता है। भारत सरकार के अधीन है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अधीन। ऑप्शन है इसके न्यू इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी, फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन रोल इन इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, या फिर राइज ऑफ इंडिया इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सही उत्तर होगा इसका बी ऑप्शन, फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भविष्य का भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी। यही थीम था जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित हुआ था, तो थीम यही था फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया था? इंडिया वाज रैंक्ड एट विच प्लेस इन रिसेंटली पब्लिश्ड ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। ऑप्शंस हैं 112, 114, 96 या फिर 108। सही उत्तर होगा इसका 112। भारत 2018 से 4 अंक नीचे घिसक कर 112 रैंक पर आ गया है 2020 वाले रिपोर्ट में। 2018 में कितने पे थे? तो 108 पे थे, जो कि 4 अंक हम लोग और फिसल गए हैं नीचे। और ये ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जो है ये क्यों नापा जाता है? तो इसके मापने की कारण है कि सूचकांक आर्थिक भागीदारी और अवसर जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी होता है, एजुकेशनल अटेनमेंट यानी कि शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य और राजनीतिक सशक्तिकरण में लिंग आधारित जो गैप होती है उसको मापती है। ये बहुत ही ज़रूरी भी है ताकि किसी देश को पता चले कि उसको कितना काम करना है जेंडर गैप के ऊपर, ताकि समाज की अच्छे से विकास हो सके। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 के लिए किसे चुना गया? हु वाज सेलेक्टेड फॉर प्रेस्टिजियस ज्ञानपीठ अवार्ड 2019? ऑप्शंस हैं अरुंधति रॉय, पंकज मिश्रा, अक्कितम अच्युतन नंबूदरी या फिर चंदनी थापा। सही उत्तर होगा अक्कितम अच्युतम नंबूदरी। ये मलयालम कवि हैं और इनको साहित्य के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया 2019 वाला। 35वां क्वेश्चन है, कमरे की छत के पास वेंटिलेटर क्यों प्रदान किए जाते हैं? वाई वेंटिलेटर्स आर प्रोवाइडेड नियर द सीलिंग ऑफ द रूम? ऑप्शंस हैं वे कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन प्रदान करते हैं, वे कमरे में कुछ धूप प्रदान करते हैं, गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर निकल जाती है इसके कारण से,
या फिर वे निचले हिस्से में अच्छे नहीं लगते हैं। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर निकल जाती है, इसी कारण से कमरे की छत के पास वेंटिलेटर प्रदान किए जाते हैं। यदि कमरे के अंदर की हवा गर्म हो जाती है तो वो उठने लगती है, क्योंकि गर्म हवा लाइट होता है और ऊपर की ओर उठता है और वेंटिलेटर के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से ठंडी हवा नीचे की ओर रहती है और हमारा कमरा ताज़ा रखता है, मतलब ठंडा बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया? विच आइलैंड वाज रिसेंटली रीनेम्ड एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप? ऑप्शन है रॉस द्वीप, हावलॉक द्वीप, निकोबार द्वीप या फिर अंडमान द्वीप। सही उत्तर होगा रॉस द्वीप। जो 3 आइलैंड थे अंडमान एंड निकोबार के, उसमें से रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष द्वीप के नाम से रीनेम कर दिया गया है। और जो नील आइलैंड है, उन तीनों आइलैंड का नाम बता रहे हैं आपको। तो जो नील आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार पर, उसको शहीद द्वीप से रीनेम कर दिया गया है। और हैवलॉक आइलैंड को स्वराज द्वीप, ये याद रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं कि हैवलॉक आइलैंड को रीनेम क्या हो गया है, तो स्वराज द्वीप हो गया है। और नील आइलैंड का शहीद द्वीप, रॉस आइलैंड का तो जान ही गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड? ऑप्शंस है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 358 या फिर अनुच्छेद 360। सही उत्तर होगा अनुच्छेद 360। इसके तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाता है कि अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत की वित्तीय स्थिरता या उसके किसी भी हिस्से को खतरा है, तो वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए ने डैश को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया है? नेशंस जनरल असेंबली, यहाँ पर होगा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज पास्ड ए रिजोल्यूशन डिक्लेयरिंग डैश एज इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। ऑप्शंस है 21 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून या फिर 11 अगस्त। सही उत्तर होगा 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस यूएनजीए द्वारा घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय ग्रीन ट्राइब्यूनल से आईएसओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारतीय रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? Which of the following has become the first ever railway station in the Indian Railways to get an ISO यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन सर्टिफिकेशन फ्रॉम द एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल? ऑप्शंस है अजमेर, वाराणसी, गुवाहाटी या फिर चेन्नई। सही उत्तर होगा गुवाहाटी। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ये भारत का पहला स्टेशन बन गया है जिसने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी द्वारा जारी निर्देशों को पूरा करके पर्यावरण प्रबंधी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। आईएसओ सर्टिफिकेट नंबर क्या है इसका? 14001 2015। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में सर्दियों की बारिश डैश के कारण होती है? द विंटर रेन इन तमिलनाडु इज काउज्ड बाई। ऑप्शन है इसके
दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती गड़बड़ी या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून। सही उत्तर होगा इसका नॉर्थ ईस्ट मानसून। इसके कारण से तमिलनाडु में सर्दियों में भी बारिश होती है। और मानसून सीजन में तमिलनाडु में रेन किस कारण से होती है? तो साउथ वेस्ट ट्रेड विंड के वजह से, जो साउथ वेस्ट ट्रेड विंड है उसके वजह से मानसून सीजन में होता है। और जब पूरे भारत से लौटता है विंड तो विंटर में नॉर्थ ईस्ट मानसून वहाँ पर होता है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड के कारण। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया? इन विच बैटल शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं? ऑप्शंस हैं पानीपत की लड़ाई, कन्नौज की लड़ाई, चौसा का युद्ध में या फिर खानवा की लड़ाई में। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। सही उत्तर होगा चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा। इसी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरीके से हराया था। कब? तो 1539 में चौसा में लड़ाई हुआ था और उसी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। इसमें करीब 8000 मुगलों का जो सैनिकों का टुकड़ी था उसको मार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, तबकत ए नासिरी पुस्तक किसने लिखी है? हु रोड द बुक तबकत ए नासिरी? ऑप्शंस है अल-बरूनी, मिनहाज अल सिराज, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश। सही उत्तर होगा मिनहाज अल सिराज। इसने तबकत ए नासिरी बुक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए भारत के 100वें परिचालन हवाई अड्डे का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज 100th ऑपरेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेटेड रिसेंटली बाय प्राइम मिनिस्टर? ऑप्शंस हैं लेंगपुई हवाई अड्डा, सिलचर हवाई अड्डा, पक्योंग हवाई अड्डा या फिर लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई हवाई अड्डा। सही उत्तर होगा पैक्योंग हवाई अड्डा, जो कि सिक्किम का है। ये देश का 100वां ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। याद रखिएगा ऑपरेशनल एयरपोर्ट पूछा है, वो भी 100वां, तो पैक्योंग हवाई अड्डा ये सिक्किम में है। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक। वहाँ के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद जी और मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तामंग। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन थे? हु ऑथर्ड द फेमस बुक द इंडियन स्ट्रगल? ऑप्शंस हैं लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। जो द इंडियन स्ट्रगल है ये किताब ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है और इसमें 1920 से लेकर 1942 तक के भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य के शासन को समाप्त करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को शामिल किया गया है, इसमें लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, नमेरी नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? नमेरी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शंस है अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा या फिर हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर होगा असम। नमेरी नेशनल पार्क असम के सोनितपुर जिला में पूर्वी हिमालय के तलहटी में एक राष्ट्रीय उद्यान है और इस नेशनल पार्क को 1999 से 2000 के बीच में क्या किया गया था? टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था, जो कि मानस टाइगर रिजर्व के बाद असम का दूसरा टाइगर रिजर्व है। ये भी पूछ सकता है मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो वो असम में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान से संबंधित है? टू विच काइंड ऑफ रॉक डज मार्बल बिलोंग? ऑप्शंस हैं इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक तलछट्टी चट्टान, वॉल्केनिक रॉक ज्वालामुखीय चट्टान
या फिर मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक चट्टान। सही उत्तर होगा मेटामॉर्फिक रॉक है ये। जो मार्बल है ये मेटामॉर्फिक रॉक से संबंधित है, जो कि चूना पत्थर के उच्च तापमान और दबाव के संपर्क में आने पर बनता है। और अगर इस तरह की परिस्थितियां बना दिया जाए तभी संगमरमर का निर्माण होता है, क्योंकि चूना पत्थर का निर्माण करने वाला जो कैल्साइट होता है वो सघन रूप से समबाहु के कैल्साइट क्रिस्टल से युक्त एक सघन चट्टान का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया? ऑप्शंस है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। सही उत्तर होगा यहाँ पर गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा कॉटन का उत्पादन होता है। और कितना हुआ था इस साल? तो इस साल करीब करीब 125 लाख बेल, कॉटन की जो प्रोडक्शन होती है उसको बेल में नापा जाता है, तो 125 लाख बेल की प्रोडक्शन हुई थी। महात्मा गांधी किस गोल मेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे? ऑप्शंस है पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे में या फिर चौथे में। सही उत्तर होगा दूसरा। महात्मा गांधी ने दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। और किसके बाद लिया था? तो गांधी इरविन संधि के बाद इन्होंने दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे। गांधी इरविन पैक्ट कब साइन किया गया था? तो 5 मार्च 1931 को, 1931 को ये एक समझौता हुआ था। इस समझौते का कुछ विशेषताएं बताते हैं कि हिंसा पैदा करने के लिए दोषी पाए गए सभी राजनीतिक कैदियों को तुरंत रिहा करना है। तट के किनारे स्थित गांवों को उनके उपभोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक देगी और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेगी। और क्या था विशेषता? कि विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों को शांतिपूर्ण धरने की अनुमति दी जानी चाहिए। ये सब कुछ थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उसकी ये कुछ विशेषताएं थी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हुइंग त्सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? चाइनीज ट्रेवलर हुइंग त्सांग स्टडीड एट विच यूनिवर्सिटी? ऑप्शन है तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या फिर मगध। सही उत्तर होगा नालंदा। जो हुइंग त्सांग था चीनी यात्री, ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ये एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो कि हर्षवर्धन के शासन के दौरान भारत में आया था। उस समय जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था पूरे विश्व के लिए। और यहाँ पर दूर दूर से बहुत सारे देशों से प्रसिद्ध मतलब पढ़ने के इच्छुक लोग आया करते थे। कहाँ पर है ये? तो बिहार में है, बिहार के राजगीर जिले में है ये। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, त्रिपिटका किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटका इज द रिलीजियस बुक ऑफ विच रिलीजन? ऑप्शंस है फारसी, बौद्ध धर्म, सिख या फिर जैन। सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म की है ये। बौद्ध धर्म की जो शिक्षाओं, बुद्ध के शब्द और भिक्षुओं की शिक्षाओं का आधार ये पवित्र ग्रंथ में पाया जाता है, जिसको त्रिपिटका बोला जाता है। और ये बौद्धों के लिए बहुत ही पवित्र ग्रंथ होता है। गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, और कुशीनगर में उनका प्राण त्याग हुआ था। उनका पूरा नाम क्या था? तो सिद्धार्थ गौतम। इस तरीके से
आज का ये इम्पोर्टेंट टॉप 50 जनरल अवेयरनेस की क्लास यहीं पर समाप्त होता है। इसमें सारे क्वेश्चंस को पूरे विस्तार से कराया गया है ताकि आपकी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और सारे क्वेश्चंस आप कर पाएँ। जो क्वेश्चंस के अलावा भी क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग उसको भी अच्छे से कर पाएँ, इसलिए पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ कराया गया। तो आप लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और दोबारा से देखें ताकि अच्छे से याद हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले क्लासेज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।